जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये इस मंथ का पहला पेपर है और आपके लिए बिल्कुल जो ये पेपर था आपका सेट नंबर 12 का, ये आप लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्री था आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पेपर जो है वो लगा लिया होगा। ठीक है, और अब जो है इसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि हाँ सर, तो ये पेपर तो बहुत आपने हार्ड बनाया था, लेकिन जो है भैया, जो मेरा एक सोचने का तरीका है वो यही है कि आप लोगों को जो है एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आप लोगों को पेपर हार्ड मिलेगा तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें आसान लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको खुश करने वाले पेपर दूँ कि हाँ भैया बताइए कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, ठीक है, आपका जो सिंपल चीज़ें पूछूं कि हाँ भाई बताओ, सूरत अधिवेशन कब हुआ, या फिर ये अधिवेशन कब हुआ, आपका पहली महिला वो कौन थी, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षा, इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न, वो सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अब उन चीज़ों की तरफ, ठीक है, जो मेरा फोकस है कि जो आपके जो नॉलेज है उसमें वैल्यू एडिशन करे और इस प्रकार के प्रश्न जो आपको मेरिट में ऊपर ले जाएं। ठीक है, आप देखते होंगे कि 60-65 के बीच इजीली स्कोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद स्कोर जो है वो टफ हो जाता है करना। तो वो जो होता है वो इन्हीं प्रकार के प्रश्नों से होता है, जिनमें कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और चीज़ें बिल्कुल सरल होती है, लेकिन उनको बिल्कुल आपका तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है वहाँ पर। तो उसी तरीके से जो कोशिश है वो इस प्रैक्टिस सेट में की गई थी और लगातार इस प्रकार की चीज़ें करवाई जाएगी। और जो बेसिक फैक्ट होंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताया करूँगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भैया देखिए, आप लोग निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशन के लिए वित्त हब का प्रारंभ किया? तो इसका प्रारंभ किया है भैया किसने? इसका प्रारंभ किया है आपके एशियाई विकास बैंक ने। किसने किया है? एशियाई विकास बैंक ने किया है। बात करें एशियाई विकास बैंक के बारे में तो भैया आप लोगों को ध्यान रखना है 1966 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और मनीला फिलीपींस के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए। आपसे पूछा जाएगा कि भैया एशिया विकास बैंक की स्थापना कब होती है? 1966 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। उसके बाद देखिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसको आप AIIB कहते हैं, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना 2015 में होती है और कहाँ पर होती है? आपका मुख्यालय जो है इसका बीजिंग, चीन में है। ठीक है, 2015 में आपका इस्टेब्लिश होता है। उसके अलावा देखेंगे आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसके बारे में आपसे आपके एग्जाम में पूछा भी गया था इस बार। ठीक है, तो ये आपका 2014 में इस्टेब्लिश होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका शंघाई, चीन के अंदर है। कहाँ पर है? शंघाई, चीन के अंदर आपका इसका मुख्यालय है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD जिसे आप कहते हैं, ठीक है, तो इसकी स्थापना आपका 1944 में होती है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है भैया? वाशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो ये जो 3-4 फैक्ट मैंने आप लोगों को लिखा है। आपका कार्य क्या है? आपका कार्य यह है कि आपने एक कॉपी लेनी है। ठीक है, ये पेपर तो आप लोगों के पास ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जो बच्चे प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन हैं उनको मिल ही जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट मेरे द्वारा लिखाए जाते हैं या तो आप उन्हें पेपर में ही लिखिए, ठीक है, स्पेस रखिए अपने पेपर में, ठीक है, आप पीछे करिए, या फिर आप लोग एक तरीके से एक कॉपी लेकर इन एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ये जरूर आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पर देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन क्या है? उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दर्शन सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और क्षमादर था। बिल्कुल सही था भाई। ठीक है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। ठीक है, तो ये कथन आपका 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है भैया? यहाँ पर सटीक थे। ठीक है, जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है आपसे जो है वो आपका जो है प्राच्य विश्व के जो पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांत थे उनके प्रति उनका एक
अनुराग था, ठीक है, या प्रेम था या आदर था, इस तरीके से वो यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि उनका कामना थी, यानी कि उनकी इच्छा थी कि जो उनके देशवासी है उनके अंदर क्या हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, ठीक है, और वो आपकी जो एक मानवीय गरिमा होती है और सामाजिक जो समता होती है, ठीक है, उसको वो सब माने। तो ये प्रश्न कहना चाह रहे हैं। अब देखिए आगे की स्लाइड में मेरे द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, ये स्लाइड तैयार की गई भैया। तो देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में ये चीजें हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय है, ठीक है। 22 मई 1772 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? हुगली जिला, राधानगर गाँव, ठीक है। मृत्यु की बात करें तो 27 सितंबर 1833 में इनकी ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर डेथ हो जाती है, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, इनको आपसे पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि, ठीक है, किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी भाई, ठीक है। किसने दी थी? अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी जाती है। इन्हें आपका भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस, ठीक है, इनको कहा जाता है। इनकी शिक्षा की बात करें, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं के ये ज्ञाता थे। उन्होंने वाराणसी और पटना में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है। उसके अलावा सती प्रथा का जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, सती प्रथा का ये विरोध करते हैं और सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत अहम योगदान रहता है आपका, ठीक है। इनके द्वारा बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा और पर्दा प्रथा का भी क्या होता है? विरोध होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भैया सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। उसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा, धार्मिक सुधार, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है जो इनका ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं? 20 अगस्त, ठीक है, याद रखना है, 20 अगस्त 1828 को इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में ये क्या करते थे? विश्वास करते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा का इनके द्वारा विरोध किया गया। धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का इन्होंने प्रचार किया। उन्होंने उपनिषदों और वेदों की शिक्षाओं को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। चलिए आगे क्या है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दो पत्रिकाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है। दो पत्रिकाएं कौन कौन सी है? एक आपका है संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी की आपसे भाषा पूछी जाएगी तो बांग्ला है, ठीक है। और एक इनका बहुत फेमस अखबार है जिसको कहा जाता है मीरात उल अखबार, ठीक है। ये आपका फारसी भाषा में, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इसे, ठीक है, बार बार पूछा गया है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान आधारित शिक्षा का क्या किया है? समर्थन किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। राजा राम मोहन राय 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दूत बनकर इंग्लैंड गए थे, ठीक है। ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। वही 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल में ही उनकी समाधि स्थल आज भी है, ठीक है। महत्वपूर्ण उपाधियां क्या क्या है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ठीक है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, आंदोलन और आंदोलन के अग्रदूत, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी, इनको युगदूत भी कहा गया भाई, ठीक है, युगदूत कहा गया। और युगदूत कहा है इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो ये आपके प्रांतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। वहीं बात करें तो जो आपका ये होता था ग्रामीण स्तर पर आपके ग्रामिक नाम का एक अधिकारी होता था, वो महत्वपूर्ण स्थान रखता था, ठीक है। चलिए इसमें आप लोगों को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बहुत क्लासेस में आपका डिस्कशन किया है अशोक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, ठीक है। ये आपका जो था ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है। वर्षों से आपको पता है असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है? इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है और वर्षों से रटा रटाया फैक्ट है आपका, बहुत अच्छे से आपको याद है कि इसी दिन आपका जो है किसकी मृत्यु हो जाती है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है, अच्छा चल रहा होता है, लेकिन क्या हो जाता है बीच में 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है, चोरी कांड, ठीक है। और कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर में घटना होती है जिसके कारण गांधी जी इस घटना के बाद व्यथित होकर इस आंदोलन को, जब ये अपने पीक पे था, इसे क्या कर देते हैं, 12 फरवरी 1922 को इसे क्या कर देते हैं, स्थगित करते हैं। ये तमाम फैक्ट जो है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या देते हैं, असहयोग। जैसे इस शब्द में आ रहा है असहयोग, असहयोग का अर्थ क्या है, मतलब जितने भी कार्य, मतलब सरकार के कार्यों में क्या है, किसी भी प्रकार को उनको कोऑपरेट नहीं करना, ठीक है। सीधा सीधा यही इस आंदोलन का तात्पर्य था। जो जिस वर्ग में, चाहे वो वकील है, चाहे उस किसी सरकारी दफ्तर में है, अपने अपने स्तर से सारे लोग, सारे देशवासी क्या करेंगे, इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और सरकार का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, ये इसका तात्पर्य था। अब देखिए ये जो लाइन लिखी है ये बिल्कुल बहुत समझने वाली है। कांग्रेस ने घोषणा की, ठीक है, इस आंदोलन में कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से हमें क्या चाहिए, स्वराज हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो बिल्कुल ये कथन भी आपका क्या है, सही है। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त ना हो और सरकार दमन पर उतर आती, ठीक है। अब देखिए दूसरी लाइन जो है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए पहला क्या था कि पहले हम क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सरकार क्या करती है, 1 साल, दूसरी लाइन क्या कहना चाह रही है, अगर सरकार क्या नहीं करती है, सविनय मतलब आपका, मतलब नर्म निवेदन के साथ, या आप कह सकते हैं आपका कि ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका विनय मतलब प्रार्थना करना, इन चीज़ों से नहीं मानती है, तो अगले वर्ष से क्या करेंगे, 1 साल के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सरकार को किसी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा स्वराज 1 वर्ष, कब, जब 1 वर्ष के अंदर आपका स्वराज पैदा नहीं होता है और दूसरा प्राप्त नहीं होता है, और दूसरा आपका जो है सरकार क्या आती है, दमन पर उतर आती है, मतलब सरकार क्या करती है, लोगों की आवाज को दबाने का कार्य करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आपका क्या करेंगे, इस तरीके से कर जो है वो सरकार को नहीं देंगे। तो ये पूरी की पूरी इन्होंने एक क्या किया था, रोड मैप तैयार किया था, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट जो बेसिक फैक्ट है, 1 अगस्त 1920 को आपका क्या होता है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। 5 फरवरी 1922 को आपकी चोरी कांड होता है, ठीक है, जिस घटना से व्यथित होकर जो है आपकी गांधी जी 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए 1 और 2 जो है वो दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, बोलिविया, कोलंबिया, पराग्वे, वेनेजुला, इक्वेडोर और ब्राजील, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में कितनों से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछा है। तो इन देशों में से आपको बताना था, छांटने थे इनमें से कितने देश ऐसे हैं जिनसे आपकी जो है आपका जो है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि क्या है, एक वलित पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। और ये जो है आपका टोटल 7 देशों से गुजरती है। कितने देशों में, ये आपका 7 देशों में इसका विस्तार है। अब देखिए कैसे, अब इन देशों में अब 7 देश हैं, यहाँ पर 6 देश आपको दे रखे। अब कौन से वो देश हैं, उनको आपने हटाना था जो आपके जहां पर एंडीज पर्वतमाला नहीं है। सबसे पहले ब्राजील में नहीं है, ठीक है, ब्राजील हट जाता, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, पराग्वे हट जाता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो गया, बोलिविया हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है, इक्वेडोर हो गया और वेनेजुएला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कंट्री ऐसी है जहां से आपका एंडीज पर्वतमाला गुजरती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एंडीज पर्वतमाला के बारे में। यहाँ पर बहुत अच्छे से मैप के माध्यम से मैंने ये जो है ये जो आपका मैप है ये तैयार किया है। तो देखेंगे आप लोग इसके एंडीज पर्वतमाला के बारे में क्या क्या आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपका येलो जो आपको दिख रही है एक लाइन, ये आप क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले जो है आपका जो यहां से ये है यहाँ पर वेनेजुला, ये जो कंट्री है वेनेजुला, ठीक है। तो वेनेजुला में इसका विस्तार है भैया, वेनेजुला हो गया, ठीक है। वेनेजुला के बाद आपका कोलंबिया हो गया, ठीक है। कोलंबिया के बाद इक्वेडोर हो गया, पेरू हो गया, ठीक है, और आपका बोलिविया हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। टोटल कितने देश है जहां पर आपका जो
एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो है 7 देश। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है एक क्या है आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, छोटे छोटे कुछ पर्वत हैं, छोटे छोटे कुछ ज्वालामुखी पर्वत हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपसे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी एकांगुआ। कौन सी है? एकांगुआ, जिसकी हाइट कितनी है 6962 मीटर है। ठीक है, कहीं पर आपको 6960 मीटर भी देखने को मिले तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे नीचे आ गया एकांगुआ। एकांगुआ के बाद है ओजस डेल सैल्डो। ठीक है, कौन सा है आपका ओजस डेल सैल्डो, जो कि आपका किसकी सीमा पर है, आपका अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। ओजस डेल सैल्डो के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है एक। ठीक है, उसके बाद आपको 2 पर्वत और देखने को मिलेंगे, एक है मिस्टी और दूसरा है हुआशकरण। ठीक है, उसके बाद इक्वेडोर में आप लोग पेरू के बाद इक्वेडोर में जाओगे तो वहां पे चिम्बेरोजो कोटोपेक्सी आपको देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों का है आपके इक्वेडोर में। ठीक है, और एक यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका कोर्डिलेरा। ठीक है, कोर्डिलेरा का जो अधिकतम विस्तार है वो आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसका ये आपको वेनेजुला में भी देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीजें थी आपका एंडीज पर्वतमाला के संबंध में। ठीक है, इनको आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रश्न है वो बिम्स्टेक के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बिल्कुल सही है। अब 7 कौन कौन से इसमें देश है भैया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला कथन देखो भूटान है। ठीक है, आपका बांग्लादेश हो गया, बिम्स्टेक में जो है बांग्लादेश हो गया। तीसरा आपका भारत हो गया। ठीक, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कौन कौन से? भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है और म्यांमार है और थाईलैंड है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, ये 7 कंट्री हो गई। या ढाका घोषणा। ठीक है, ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। ये कथन आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये ढाका घोषणा का वो नहीं था। ठीक है, ये था आपका बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, किससे अस्तित्व में आया था? बैंकॉक घोषणा पत्र। और ये आपका 1999 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक है, तो अब ये क्या है, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। या ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया, तो इसके कारण ये अस्तित्व में नहीं आया था। ये आया था आपका बैंकॉक घोषणा 1997 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो दूसरा कथन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल के बिम्स्टेक के क्या थे आपके जो है संस्थापक सदस्य देश है। तो ये आपके संस्थापक सदस्य देश नहीं है भाई। ठीक है, इसमें कौन सा आपका शामिल है? बांग्लादेश तो था, भारत था, श्रीलंका था, लेकिन थाईलैंड नहीं था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या क्या था? बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, लेकिन नेपाल और एक देश और ध्यान रखना है, भूटान। ठीक है, ये दोनों संस्थापक जो देश सदस्य थे वो नहीं थे इसमें। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो शामिल होते हैं ये आपका कब होते हैं? 2004 में होते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। ठीक है, तो ये कथन जो है आपका ये बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर देखेंगे हम लोग तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा? 1 और 4, यानी कि सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026 है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय सतत और सम उत्थानशील पर्यटन वर्ष 2027 है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष, ये भी तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, 2025 है।
अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रह रक्ष्य वर्ष 2029 है। ठीक है, तो सभी 4 जो कथन है यहाँ पर क्या है आपके सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी था वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा की उपाधियां धारण की थी? तो ये धारण की थी आपके महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और इनके ही द्वारा एक रचना लिखी गई, एक बुक लिखी गई है। ठीक है, जिसको आप जानते हैं मत विलास प्रश्न के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपका राजेंद्र प्रथम चोल ने। किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम चोल के द्वारा ये किया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कथन सही हो जाएगा। अगला क्या है, कवच जर्मनी में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ट्रैक लगे होते हैं, लेकिन जो ये एक भारत सरकार की क्या है, भारत सरकार की योजना के, रेलवे योजना के तहत ही है। ठीक है, जर्मनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो केवल आपका क्या हो जाएगा, कथन 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको सही कर देना। ठीक है, केवल 1 करना आप इसको। अगला, अच्छा अब देखिए भैया, यहां पर आपका हमारा जो है न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। कब से? 12 नवंबर 2025 से। ठीक है, इस पेपर में आपका क्या रहने वाला है, तो देखिए सोमवार को आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा, और अगले दिन ठीक है इसका क्या होगा, सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। ठीक, बुधवार को आपका पेपर होगा और बृहस्पतिवार को आपका इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, शुक्रवार को आपको, प्रत्येक शुक्रवार को क्या मिलेगा, टारगेटेड पेपर मिलेगा। ठीक है, और शनिवार को उसकी क्या करवाई जाएगी, आपकी व्याख्या करवाई जाएगी, यानी कि उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ये जो है आपका किस प्रकार से हमारा ये बैच है, ध्यान दीजिएगा। जो ऑनलाइन के छात्र हैं, ठीक है, जो ऐप पे जुड़े हुए हैं आपके टारगेट एकेडमी बाय अंकित सर, ठीक है, इस पे जो छात्र जुड़े हैं उनके लिए जो इसका फीस है वो मात्र 249 है। ठीक है, और बाकी अगली जो कैटेगरी है वो किस हिसाब से, जो आपके टारगेट लाइब्रेरी के छात्र हैं, ठीक है, उसके लिए इसकी जो फीस है वो 300 रुपये है। 300 रुपये क्यों है, क्योंकि इसी 300 रुपये में इनको यहाँ पर हार्ड कॉपी भी प्राप्त होती है भाई। ठीक है, हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, और सॉल्यूशन जो है आपका वो उनको यहाँ पर ऐप पे प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो टारगेट एकेडमी के छात्र नहीं हैं, बाहर के छात्र हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को और हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इसकी जो फीस है वो कितनी है, 400 रुपये है। अब देखिएगा, स्पेशल जो है इस बैच में आपको टारगेट जो है आपके वो किस हिसाब से आपको दिए गए हैं। जैसे ये शुक्रवार है, इसी प्रकार से आपको अगले शुक्रवार के भी टारगेट दिए जाएंगे। तो BS नेगी का जो 5वां संस्करण है, ठीक है, जिससे आपके 40 प्रश्न होंगे। किन टॉपिकों से होंगे देखिएगा जरा, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ठीक है, एक तो यहाँ से है। दूसरा है उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासन काल, ये हो जाएगा। तीसरा जो है कार्तिकेयपुर राजवंश, जो आपका 700 AD से 1050 AD तक का, यहाँ तक पूछा जाएगा, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपका कत्यूरी भी आपका शामिल होगा। ठीक है, इतिहास के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे जो आपका भूगोल वाला पोर्शन है, भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो ये लूसेंट MCQ सीरीज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं भाई, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य चंपारण, वो क्या है, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, कब दिया था। ठीक है, कब ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया था आपका
जो आपका दांडी में नमक आंदोलन दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय ये जो है आपका क्या दिया गया था, नारा दिया गया था। ठीक है, एक वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी ये कब से हुई थी, तो ये 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी। ठीक है, और ये दांडी मार्च जो है, जो ये दांडी यात्रा है, ये आपकी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इसमें ध्यान रखना है 6 अप्रैल 1930 से ही आपका आंदोलन चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, ठीक है, यानी डांसी गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है, तो ये बनी हुई है आपकी कांसे की। ठीक है, तो सीधा सीधा आपसे ये जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो क्षेत्र है ये क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन आपकी ये सभ्यता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता और सतत विरोध करते रहे सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय कब किया इन्होंने। ठीक है, तो ये किया इन्होंने आपका पूना समझौता के दौरान। किसके दौरान, पूना समझौता के दौरान। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। चोरा चोरी कांड के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये आपका की थी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पता ही है आपको कि जो आपका चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। कब किया, पूना समझौता में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखेंगे आगे जो है वो पूना समझौता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो पूना समझौता है वो कब हुआ आपका, देखेंगे आप लोग। समझौते की जो तिथि थी, ये समझौता हुआ आपका 24 सितंबर 1932 में। कब होता है, 24 सितंबर 1932 में होता है। स्थान क्या है आपका, स्थान जो जगह थी वो था यरवदा जेल। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। मुख्य पक्ष है, किन 2 पक्षों के बीच ये समझौता हुआ, तो एक तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए और महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, उसके अलावा ये बार बार पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो मध्यस्थता है, जो पूना पैक्ट की मध्यस्थता है वो किसने करवाई थी, तो ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय हो गए और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों के द्वारा कराई गई थी। उसके अलावा देखेंगे पृष्ठभूमि की बात करें, पृष्ठभूमि मतलब क्या था इसमें। ठीक है, किस तरीके से ये चीज़ें हुई थी, क्यों ये समझौता हुआ, तो देखेंगे जरा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनिकल अवार्ड, ठीक है, 2025 में अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा की थी, जिसके कारण ये समझौता करना पड़ा। फिर गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसे राष्ट्र की एकता के लिए हानिकारक बताया और यरवदा जेल में ही क्या कर दिया, अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा समझौते का उद्देश्य क्या था, हिंदू समाज को विभाजित होने से रोकना और दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना। इस जो पैक्ट था, पूना पैक्ट जिसे जानते हैं, ये इसका मेन उद्देश्य था। अगला देखेंगे, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था, तो पेरियार ई रामास्वामी नायकगर। ठीक है, और ये जो आपका आंदोलन हुआ था, आत्मसम्मान आंदोलन, ये आपका हुआ था 1925 में। ठीक है, 1925 में होता है और कौन से वाले क्षेत्र में होता है आपका, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य था ना, एम, वो था ब्राह्मणवाद का विरोध, इसका मेन उद्देश्य था।
अगला देखिए, संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया था? तो नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, ठीक है, और महानगर आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। अब देखेंगे कुछ चीज़ें भैया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन तमाम आर्टिकल को आपने क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये नगर पालिकाओं से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और भविष्य में आपके एग्जाम में पूछे जाने की इनकी क्या है, संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नगर पालिका की स्थापना जो है आपका, ये कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक का है, ये पूरा का पूरा मामला आपका अनुच्छेद 243 के पी से लेकर और 243 जेड जी तक, ठीक है, आपको जिक्र मिलेगा। नगर पालिकाओं से जुड़े हुए अनुच्छेद देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले नगर पालिका की परिभाषा, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 243 पी में, ठीक है, पी फॉर परिभाषा, इस तरीके से आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नगर पालिकाओं का गठन जो है आपका, ये आपका 243 के क्यू में है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। हमेशा इसका किस तरीके से, क्यों है ना, क्यों को रिलेट करोगे क्यों से, ठीक है। तो क्यों बनानी है नगर पालिका, क्यों गठन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से निमोनिका आप लोगों को ध्यान रखना है। नगर पालिकाओं की संरचना यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, 243 के आर में है ये, ठीक है, 243 का जो आर सेक्शन है उसमें है। तो आर संरचना में आपको देखने को मिल रहा है एक शब्द रचना, ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। अवधि, ठीक है, अवधि, तो अवधि में अनुच्छेद 243 यू, ठीक है, यू, तो आपको ध्यान रखना है कि आ उ, ठीक है। तो इस तरीके से इसे रिलेट कर सकते हैं आप लोग। नगर पालिकाओं का निर्वाचन, ये है आपका अनुच्छेद 243 जेड ए में, किस में है, अनुच्छेद 243 जेड ए में है। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो पंचायतों के लिए अब ध्यान रखना, नगर पालिकाओं का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 243 जेड ए में है। लेकिन जब आपका पंचायती राज में देखोगे आप लोग, तो ये अनुच्छेद 243 के में है, ठीक। नगर पालिकाओं की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारी, ये आपका 243 के डब्लू में है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रही है, शक्तियां आ रही है, कार्य आ रहे हैं और जिम्मेदारी है। तो कार्य करने, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना, W बराबर E, यानी कि कार्य क्या है, शक्ति है, ठीक है, और शक्ति जो कार्य करता है उसके पास शक्तियाँ आती है और शक्तियाँ आपको क्या बनाती है, जिम्मेदार बनाती है। तो यहाँ पे W4 आप सीधा याद रखेंगे, कार्य, ठीक है, W4 वर्क और W4 कार्य। उसके बाद देखेंगे 243 का एक्स, नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने, शुल्क वसूलने की शक्ति, ठीक है। तो एक्स आप लोग ध्यान रखोगे क्या है, नगर पालिकाओं का कर लगाने, शुल्क लगाने की शक्ति। उसके बाद 243 का वाई, ठीक है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है इसमें, ठीक है। उसके अलावा 243 का जेड जो है, नगर पालिकाओं की लेखा परीक्षा है, ठीक है। उसके अलावा 243 जेड ए जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात करता है। जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों में नगर पालिका, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 243 जेड सी जिला योजना के लिए समिति बनाता है, ठीक है। उसके अलावा 243 जेड डी महानगर योजना के लिए समिति का, 243 जेड ई विधान विषयों और नगर पालिकाओं का संबंध है इससे। 243 जेड एफ संविधान संशोधन से पूर्व बनी नगर पालिकाओं की वैधता के बारे में जानकारी देता है। 243 जेड जी जो है नगर पालिका के चुनाव में न्यायिक हस्तक्षेप की मनाही के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप अपने कॉपी पे इनको जरूर लिखिए, ठीक है। और इनको किसी भी ट्रिक या किसी भी निमोनिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें भैया इससे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इस बार जो है मैंने किससे बनाया, आपका जो नगर पालिका से, ठीक है। अगली बार हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जो पंचायतों से जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, पंचायती राज वाले जो आर्टिकल है वो भी मैं आप लोगों को बता पाऊँ।
चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 330 से 342 तक का संबंधित है। तो ये किससे है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से है संबंधित। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगला जो क्वेश्चन आया है वो क्या है? CH हनुमंता राव समिति जो है, एक साइड आपका पंचायती राज समिति है और दूसरा उनके गठन के वर्ष दे रखे हैं। तो हनुमंता राव समिति जो है 1984 की है। GVK राव समिति ये आपका कब की है? 1985 की है। अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति जो है ये आपका 1978 की, वैसे 77 मिलेगा आपको बहुत सारी जगह, लेकिन जो एक पेपर हुआ था उसमें 78 था ये, ठीक है। तो 1977-78 आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, वैसे 77 है पूरा, ठीक है। LM सिंघवी जो समिति है वो आपकी कब की है? 1986 की है, ठीक है। और बलवंत राय समिति जो है आपका वो कब की है? आपका 1957 की। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे राव समिति पहले की है या सिंघवी, तो आपको ध्यान रखना आर पहले आता है और एस बाद में आता है, ठीक है। इसको मैं याद कराने की ट्रिक भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आर पहले आता है तो 1985 में GVK राव समिति है और LM सिंघवी जो समिति है वो आपका 1986 में। चलिए अगला देखेंगे, न्यायिक सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को मिलाना है, ठीक है। सबसे पहले सरल वाले ही देखते हैं, जैसे आपका उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, से पंथ निरपेक्षता के साथ एक शब्द और जोड़ा था, अखंडता जोड़ा गया था, और एक शब्द आपका समाजवादी जोड़ा गया था, ठीक है। उसके अलावा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, ये आपका 61वां संविधान संशोधन से हुआ था भैया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये आपका 44वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ था। और न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ये आपका 38वां संविधान संशोधन से था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका 3, 4, 1, 2 ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची 1 में एक साइड आपको मिट्टी दे रखी है और दूसरी साइड आपको क्या दे रखा है? उससे संबंधित राज्य दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपका उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी जो है आपका, ये आपका महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है आपका, ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और बचा आपका मरुस्थलीय मिट्टी, ये सीधा सीधा आप कर सकते थे राजस्थानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर था, ये जो अब बाद के प्रश्न थे ना, शुरू के प्रश्न जो थे वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, ठीक है, लेकिन जो बाद के प्रश्न थे वो बहुत आसान थे, ठीक है। और आप लोगों ने अच्छे से इनको किया भी होगा, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जिनका भी GS में, ठीक है, 20+ स्कोर हो रहा होगा इस पेपर में, उनका स्कोर बहुत सही है, ठीक है। और 20+ होना भी चाहिए भाई। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक साइड जनजातियाँ दे रखी है और दूसरी साइड उनकी अवस्थिति पूछी गई है आपसे। तो सबसे पहले देखिए जारवा। जारवा जो है वो अंडमान निकोबार की एक जनजाति है। कुकी आपका मणिपुर हो गए, ठीक है। थारू आपका उत्तर प्रदेश हो गए और गोंड आपका मध्य प्रदेश हो गए। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 22वां क्वेश्चन क्या था? ठीक है, 22वां क्वेश्चन जो है आपसे नदियों से संबंधित पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। इजली बेतवा, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? आपका यमुना की। उसके अलावा क्या है? कैन। कैन भी आपका जो है सहायक नदी है वो यमुना की है। क्लियर है? उसके अलावा बात करेंगे हम लोग, एक का 2 हो गया, ठीक है। क्षिप्रा आपका चंबल की सहायक नदी है। वेनगंगा आपकी गोदावरी की। तवा आपकी नर्मदा की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके BS मिनास है। बात करें हम लोग गुनार मंडल की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है एशियन ड्रामा, बहुत बार पूछी जाती है एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा जो है वो किसकी पुस्तक है? वो आपका गुनार मंडल की है।
ठीक है, आगे देखिए संगम योजना संबंधित है। तो संगम योजना जो है वो संबंधित है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। ठीक है, अगला देखेंगे 25वां क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ये आपका 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को ये शुरू होता है। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ठीक है, तो जानकी रमन जो समिति है इसका जो गठन किया गया था, ये बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु ये इसका गठन किया गया था। बैंकिंग ढांचे में सुधार हेतु जो सुझाव देने के लिए कौन सी समिति आई थी आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका नरसिंहम समिति। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, औद्योगिक वित्त की अव्यवस्थाओं की जांच हेतु, तो इसके लिए बनी थी आपकी आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति, क्लियर है? ठीक है, और एक आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ समितियां मैं आप लोगों को यहां पर लिखाने वाला हूं। जैसे लिखेंगे आप लोग मीरा सेठ समिति, तो इसके संबंध किससे है? हथकरघे के विकास से। शंकरलाल समिति, शंकरलाल समिति, इसका संबंध है कृषि विपणन से। कृषि विपणन से। सरकारिया समिति, सरकारिया समिति, तो इसका संबंध है आपका केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से। भंडारी समिति, भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना से। ठीक है, चंद्रशेखरन समिति, चंद्रशेखरन समिति, इस समिति का संबंध है शेयरों से। ठीक है, शेयर जो होते हैं शेयर। रंगराजन समिति, यहां पर लिख लेते हैं अलग अगली स्लाइड में। रंगराजन समिति, इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन से। BK चतुर्वेदी, इन सबको लिखिएगा जरूर भाई, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोगों ने भी लिखना है। ठीक है, तभी जाके कुछ बात बनेगी। इसका संबंध है तेल क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से क्या प्रश्न आ जाए कोई नहीं जानता। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण सभी होता है भाई। ठीक है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? ठीक है, तो प्रभावी हुआ पूछा जा रहा है, तो ये आपका 2003 में हुआ। ठीक है, जो कि गठन इसकी बात करें तो गठन इसका 1999 में हो गया था। और किसको रिप्लेस किया था इसने? फेरा को किया था भाई। ठीक है, फेरा को इसने रिप्लेस किया था। और फेरा कब का है? 1973 का है। ये चीज़ भी आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत साधारण प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए आज की डेट में ना जो लूसेंट के क्वेश्चन है वो बहुत साधारण बन चुके हैं। ठीक है, हर एक विद्यार्थी ने उन्हें अच्छे से रट लिया। अब तो लूसेंट तो छोड़ो, आप लोग घटना चक्र तक की जो बुक्स हैं उनको भी मोस्टली 70-80% तो सभी बच्चों को याद है आज की डेट में, जो आपका जो कंपटीशन की जो अच्छे से तैयारी कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? ठीक है, तो ये क्या करता है कि निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो जो अधिकतम भाग है वो टॉपिक लिखा है ओपेक से आता है। कहाँ से आता है आपका? ओपेक से आता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट हम लोगों ने लिखने हैं यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा
निर्यात मद, ये हैं आपके रत्न व आभूषण। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका था जो आपका जीएस वाला पोर्शन था, उसका सॉल्यूशन था। इसके बाद जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है उसे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।